टॉपिक है आपका आज चैप्टर नंबर 3। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। बैच DI 1 and 2 लेक्चर नंबर 28। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आप सब लोग अलग अलग हो जाओ, पहले सब लोग। एवरीबडी फटाफट, दोस्ती यारी खत्म। लास्ट क्लास में जो हमने रिवीजन किया वो कितने लोग घर से करके आए पहले तो ये बता दें मुझे। पूरा डिटेल, हाँ बैठ जाओ। डिटेल में जितना मैंने लास्ट क्लास में कराया A to Z करके बैठे हो? देखा था पूरा लेक्चर? अब तो थे आप लोग, तो क्लास में थे, कर लिया था। कॉन्फिडेंस आ रहा है उस अब चैप्टर में ऑलमोस्ट? ठीक। ये लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को पूरा प्रॉपर रिवाइज कर लिया था अच्छे से, एक एक पॉइंट को, और उसको हमने लॉक कर दिया था। 10 नंबर हमारा लॉक हो गया था। और आज इसी जर्नी में इंटरनल एनवायरनमेंट को एक क्विक रिकैप देंगे, पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। इसकी भी वेटेज 10 से 12 नंबर की थी जब मैं पढ़ा रहा था, तो आपको बताया था। जैसे लास्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक्स थे। कितने टॉपिक्स थे वहां पे? देयर वाज 5 टॉपिक्स, और उसमें कुछ सब टॉपिक्स थे, और वो चैप्टर खत्म हो गया था। ऐसे इस चैप्टर में भी सिर्फ कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक्स है ही नहीं इसमें। तो ये भी टॉपिक वाइज आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना है अच्छे से। देयर आर 5 टॉपिक्स। अगर इसको प्रॉपर आपने रिवाइज कर लिया, जैसे चैप्टर 1 को कर लिया, 2 को कर लिया, फिर धीरे धीरे जो चैप्टर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे आपके रिवाइज करके, तो आपके चांसेस जो हैं पास होने के वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि कल मैं रिजल्ट देख रहा था, जो DI 1-2 बैच पिछली बार था जनवरी अटेम्प्ट का, तो कल मेरे पास पूरी शीट आई थी। देखो, पूरी शीट आई थी, जैसे ये पूरी शीट थी मेरे पास। तो मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा था कि जो बच्चे फेल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, कैसे फेल हुए हैं। मैं ग्रुप 2 पे जब एनालिसिस कर रहा था, ग्रुप 1 पे नहीं, ग्रुप 1 का तो अलग था, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं। तो मैंने एक पॉइंट जब ध्यान से पूरे रिजल्ट को चेक किया, और ऐसी लिस्ट थी कम से कम 30 बच्चों की। 30 बच्चे फेल थे, तो 30 के अराउंड स्टूडेंट्स थे। तो उनके मैंने देखा ये फेल क्यों हुए। मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ पास वालों पे नहीं होता है, मेरा फोकस सब पे होता है कि वो फेल हुआ तो क्यों हुआ, उस पे क्या हुआ। तब उसकी जब से मार्कशीट देख रहा था, तो तीनों सब्जेक्ट्स में, जैसे कॉस्टिंग, ऑडिट, और इधर से FMSM, तो उनकी पूरी मार्कशीट में एक चीज कॉमन निकल के आई। ज्यादातर बच्चे ऑडिट में फेल थे, मार्क्स कम थे, और कॉस्टिंग में थोड़े बहुत उन्होंने भी फेल थे। 2 ही सब्जेक्ट। इस पेपर में जब मैंने देखा जो फेल है उनकी क्या परफॉर्मेंस है FMSM वाले में, तो उसमें देख रहा था कि जो फेल भी है ना, उनके 42, 45, 50, कहीं कहीं 55 नंबर, कहीं 40 नंबर एग्जैक्ट, 41, ऐसे नंबर थे। और कहीं में तो जैसे फेल हो रहे हैं 20 नंबर, 15 नंबर, किसी के 10 ही नंबर है। अब डिपेंड करता है वो तैयारी कैसे किए हों, मुझे नहीं पता उनके हालातों के बारे में। बट मैंने एक चीज देखा, दबा के बच्चे फेल किए गए, लाइन से फेल 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 फेल। कुछ के 0 भी थे। फिर मैं ये सोच रहा था कि ये पढ़ा नहीं होगा या फोकस नहीं किया होगा इन्होंने ग्रुप 2,
क्योंकि उसमें से ही बच्चे थे जो ग्रुप वन में पास थे, जैसे बोध ग्रुप दिया था, तो ग्रुप वन में वो पास है, ग्रुप टू में वो फेल कुछ बच्चे। अब कुछ का बोध ग्रुप, वो जो पास होंगे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक चीज समझ में आई कि अगर आपको ग्रुप टू क्लियर करना है रियल में और फाइनल का बैज अपने दिल पे लगाना है यहां पे, तो एक तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए तबाही वाली। और द गुड थिंग इज कि ग्रुप टू का रिजल्ट अभी इंस्टीट्यूट थोड़ा सा बढ़ा रहा है। इस अटेम्प्ट में भी आपने देखा होगा ग्रुप वन से ज्यादा रिजल्ट किसका है, ग्रुप टू का। बढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट रिजल्ट ग्रुप टू का। तो जब बढ़ा रहा है तो उसका हम फायदा भी ले लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि कब कब उसका दिमाग घूम जाए कुछ पता नहीं। फिर कई बार ग्रुप टू का रिजल्ट डाउन कर देता है एकदम से। अभी वो इंक्रीमेंट फेज में है और ये रहेगा, ये रहेगा। जब भी इंक्रीमेंट फेज में आएगा तो ये कम से कम 4 अटेम्प्ट तक रहता है। एक तो अभी चला गया, एक मई में आएगा, फिर सितंबर, फिर जनवरी। तो इससे पहले कि कुछ और हो, हमें अपने दोनों ग्रुप निकाल के फाइनल पहुंच जाना है, लाइफ के एक फेज में पहुंच जाना है। आपको क्या करना है कि एक तो जब अभी आप प्रिपरेशन आप अपनी कर रहे हो, तो आपको चैप्टर वाइज ग्रिप्स बनाना है हर सब्जेक्ट में, कि मतलब तुम्हारी इतनी प्रिपरेशन तो हो कि तुम कम से कम 50 प्लस तो मार सको, गिरी हालत में 40 नंबर तो मार सको, 40 45 नंबर 50 नंबर तो छू सको। पास होने वालों को बता रहा हूं मैं अभी। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे एफएमएसएम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें ऐसा एक भी चैप्टर या ऐसा एक भी बुक नहीं होनी चाहिए जिसके कोई चैप्टर आपको तैयार ना हो अच्छे से, कि मतलब उसमें से 10 नंबर का है तो आपके 10 में 10 आने चाहिए। और हर एक बुक में, हर एक सब्जेक्ट में आप देखोगे कि चैप्टर्स की एलोकेशन दी हुई है। अब आई डोंट नो कि आप उस पर फोकस कर रहे हो या नहीं देख रहे हो, बट आपको आई थिंक करना चाहिए। एलोकेशन ऑफ मार्क्स, कि आपको डे वन से क्लियर है कि इस चैप्टर से कोई भी सब्जेक्ट हो ग्रुप टू के, उसमें पता है कि इससे इतना आएगा। अब आपने निकाला, फिगर आउट किया कि देखा ये 3 चैप्टर अगर मैं कर लेता हूं तो इन 3 चैप्टर की वेटेज ही 40 नंबर है। अलग भी हो सकती है, 30 हो सकती है, लेकिन इसमें मुझे 30 में 30 चाहिए। तो अगर ऐसे कर लोगे तो एटलीस्ट उस लिस्ट में तो नहीं आओगे कि 22 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहा है। अपन को 45-50 नंबर वाली लिस्ट में तो पहले तो जाना है किसी भी हालत में, तभी हमें सेट ऑफ का फायदा मिलेगा पीछे, वरना सेट ऑफ को भी कोई फायदा नहीं। अब इस सब्जेक्ट में मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूं, इवन जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम भी अपना रिजल्ट अपनी आंखों से देख लेना, या तो फेल आएगा, अनसक्सेसफुल, और या सक्सेसफुल, दो ही ऑप्शन है, बीच का कुछ नहीं। जब तुम्हारा अनसक्सेसफुल आएगा तब भी तुम देखना, मैं अभी भी लिख के देना, डेट याद रख लेना आज, और ये वीडियो पे बोल रहा हूं ऑनलाइन, 19 मार्च 2025 को मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम अपने मार्कशीट के ग्रुप टू में जब एफएमएसएम का पेपर उठा के देखोगे, आपके इसमें नंबर ज्यादा होंगे। हाँ, किसी का फेवरेट बना है कोई सब्जेक्ट और उसमें पढ़ा तो उसमें नंबर तो उसके आएंगे, वो तो अलग बात, वो तो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो गया। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। आप जब अपनी मार्कशीट देखो तो इसमें नंबर आपके होंगे, मतलब इसमें आप पास हो चुके होंगे। लेकिन आपको फिर उस समय एक रिग्रेट आएगा, यार इसमें मेरे 55 आगे थोड़ी मेहनत करने से, इसमें और आ सकते थे। और मैं 3 नंबर से मेरा रिजल्ट रुक रहा है, 4 नंबर से सेट ऑफ नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मेरे डाउन हो गए नंबर। तो शुरू से करो आप। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग, एग्जाम अब जैसे धीरे धीरे करीब आ रहा है आपका, सोचो जब आपने शुरू किया था, पढ़ाई अपनी शुरू की थी, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम था तब। तो हमारे मन को ये लगता था कितना टाइम है अभी पेपर को, राइट? अरे अभी बहुत टाइम। लेकिन आपने नोटिस किया टाइम उड़ रहा है, उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? इतनी जल्दी सोचो, आज मार्च हो गए, मार्च खत्म हो गई समझो, एक प्रकार से खत्म हो गई समझो आप। उड़ जाएगा ये, फिर धीरे धीरे मई आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सितंबर। और सबका अटेम्प्ट कब है? भगवान के लिए कह रहा हूं, ऊपर वाले के लिए कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग समझ जाओ। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने रिजल्ट देखा ना इतने बच्चों का,
पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तो यही सोच रहा था उनके क्या बीती होगी जब उन्होंने रिजल्ट देखा होगा। क्या रहा होगा अब बेचारे, फिर अब इसमें देंगे, मई में देंगे, फिर कुछ आपके अटेम्प्ट में बैठेंगे, बैठेंगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग तो चलता रहेगा। बट मैं चाह रहा हूं आप लोग रियल में, अगर सीए रियल में बनना है तो, फील्ड बढ़ाना है, इंस्टीट्यूट को अमीर करना है, तो वो अलग बात होगी। ज्यादातर बच्चे अमीर ही कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को। अगर आपको रियल में बनना है तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, सीए ना तो डिफिकल्ट है ना तो इजी है। ये बस थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, और आपका स्मार्ट वर्क से ज्यादा ये मांगता है कि ईमानदारी से किया हुआ एफर्ट। कि मतलब अब जब से डे वन से पता है कि ये चैप्टर इतने नंबर का है, फिर भी हम उसे नहीं पढ़े। अब पेपर में आया 10 नंबर का, अब लिखने की बारी आई तो उसमें हम लिख पा रहे हैं एक क्वेश्चन 4 नंबर में, और 5 नंबर का लिख रहे हैं, लास्ट में सही से लिख भी नहीं पाए, उसमें मिला है 3 नंबर, 2 नंबर। ऐसे ही मार्क्स डाउन हो गए आपके। तो ये चीज आप लोग समझो। देखो क्यों, क्योंकि आप लाइफ के उस फेज में नहीं हो कि आपको समझाया जाए, आप बच्चे नहीं हो, आप उस सिचुएशन में हो लाइफ को जिसमें आपको खुद डिसीजन लेना अपने बारे में। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब रियल में अगर सीए बनना है, वरना पैरों के नीचे से ना जमीन ऐसे खिसक जाती है जब पिंक पेपर पे अनसक्सेसफुल लिख के आता है तो। और हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या, मैं किस लिए पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे निकालना भी एग्जाम के नहीं निकालना है। आप वो पर्पस कभी मत भूलो कि मैं घर से क्यों आया हूं, मैंने क्लासेस क्यों ज्वाइन की, और मैंने सीए इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन किया है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ ऑफ पर्पस। एक बार तुम्हारा बोध ग्रुप क्लियर हो जाए तो मैं तुम्हें कभी बोलूंगा ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लाख के पर्सन हो चुके हो, तुम सेफ जोन में हो। सबसे डेंजरस जो, मतलब जिसको आप बोलते एक ट्रैप है, वो यही ट्रैप है। ना बंदा इधर का रहा ना उधर का रहा, दोनों के लिए कह रहा हूं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। और बॉयज को तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई पढ़ नहीं रहा है कहीं, तुम्हारे लिए कोई नहीं पढ़ रहा है कहीं, गलतफहमी निकाल देना अपने दिमाग से। और गर्ल्स को इसलिए पढ़ना है कि तुम पावरफुल बनो, ताकि तुम्हें कोई नीचा ना दिखा सके। नहीं तो आएंगे कई लोग फिर कहेंगे चलो ये काम करो, अब तुम पहले प्रोफेशनल हो तो कम से कम ये तो रहेगा, नहीं तो कठपुतली की तरह नचाएगा जो भी होगा, है कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सितंबर जल्दी आ रहा है, और आज मार्च खत्म होने वाली है लगभग। अप्रैल, मई, जून, उसके आगे मैं काउंट ही नहीं करूंगा। डरा नहीं रहा मैं, देखो मैं अवगत करा रहा हूं, अवेयर करा रहा हूं। मेरा पर्पस आपको डराने का नहीं है, अवेयर कराने का। कई बार होता है कि जो, कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में टॉनिक मिलना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें हैं। हाँ, मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी ये बात बोली थी कि जब ये साल जैसे 8-10 महीने जो टाइम है, तो मीन वाइल आप डिस्ट्रैक्ट हो गए बीच में। इस बात को आपको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। देखो जो एक्सेप्ट करता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। आप मान लो आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, अब कोई मुझे ये नहीं कह सकता सर मैं बिल्कुल नहीं हुआ हूं अभी तक, एकदम अर्जुन की तरफ फोकस है मेरा शुरू से लास्ट तक। ऐसा तो कोई नहीं बैठा होगा इस क्लास में कि मतलब अर्जुन की तरह भी फोकस ही चल रहा हो 8 महीने से, 6 महीने से, फिर तो वो रैंक होल्डर बनने जा रहा है। तो कुछ ना कुछ डाइवर्जन आया होगा, किसी के कुछ रीजन होंगे, लेकिन अब डाइवर्जन आ गया है तो, लेकिन अभी भी कवर कर सकते हैं। अभी भी आप मान लो अनसक्सेसफुल होने वाले हो, पिंक पेपर पे लिखा जाने वाला है अनसक्सेसफुल, अभी भी इतना टाइम है कि उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो अनसक्सेसफुल हो, दोनों में एक वर्ड आता है यू। अनसक्सेसफुल स्टार्ट होता है यू,
और सक्सेसफुल में एक वर्ड लिखा होता है यू। दोनों के जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद। मेरी बातें आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत हार्ड करें, दिल पे लगे, लेकिन ये दिल पे लगना ठीक है, बजाय इसके कि पिंक पेपर पे जब वो लिख के आता है, जब लोगों के फोन बजते हैं, रिश्तेदारों के फोन आते हैं कि क्या हुआ, क्या रहा रिजल्ट, तो आप सोच भी नहीं सकते हो, कई बार तो फोन स्विच ऑफ करना पड़ जाता है। और कितने देर करोगे स्विच ऑफ? कभी तो खुलेगा, और खुलते ही फिर एक ही क्वेश्चन होगा, क्या क्या रहा रिजल्ट। तो ये चीजें आएंगी, तो इसलिए कह रहा हूं शुरू से ही कर लो। पेपर में धीरे 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 चीजों को अब बढ़ाओ, और अपने साथ बैठो अकेले में, खुद के साथ अकेले में बैठना सीखो। 5-10 मिनट डेली बैठो अपने साथ, किसी के साथ नहीं। जैसे घर में कहीं पे भी अकेले 10 मिनट बैठ के अपने आप से पूछो कि क्या सही चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रही हूं, क्या मैं सही ट्रैक पे हूं? तो अंदर से एक आवाज आएगी, आपको गाइड करेगी वो, क्या यही पर्पस है मेरी लाइफ का? क्या इसलिए मैं ये काम कर रही हूं या कर रहा हूं? क्या ये काम मुझे प्राउड फील कराएगा मेरे पेरेंट्स को जो मैं कर रहा हूं, या उनको और डिमोरलाइज कर देगा एक टाइम बाद? तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो एकदम पंक्चुअलिटी से जो चीजें हैं उसको रिवाइज करने का, और ग्रुप 2 पे स्पेशल फोकस रखने का। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्रुप 2 का रिजल्ट बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है, तो तुम थोड़ा एफर्ट करो तो रिजल्ट मिल सकता है, बोथ ग्रुप पास होने के चांसेस हाई है। ग्रुप 2 पे भी पकड़ रखना शुरू करो। मैं वो नहीं सुनना चाहता हूं कि सर मैंने सितंबर दिया था, अब मैं सोच रहा हूं जनवरी दे दूं, कि सर मैंने तो तैयारी तो बोथ ग्रुप की थी लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं शिफ्ट हो गया ग्रुप 1 पे लास्ट में। अब फॉर्म भरा बोथ ग्रुप को, कर दिया पैसे लॉस फैमिली के, बना दिया इंस्टीट्यूट को अमीर। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा मैं नहीं, वो इंस्टीट्यूट का डेटा बोल रहा है कि कम से कम 30 से 40% स्टूडेंट हर अटेम्प्ट में ऐसे होते हैं जो बोथ ग्रुप का फॉर्म भरते हैं और पेपर देते हैं एक ग्रुप का। और ये डिसीजन कब लिया जाता है? पेपर से कुछ दिन पहले। हाँ, 2 महीने तो बहुत ज्यादा बता रहे हो आप, उससे पहले 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, कि चलो यार अब तो कुछ होना है नहीं, छोड़ो ग्रुप 2, ग्रुप 1। और फिर कोई नहीं होता, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 तो दिया ही नहीं। रिजल्ट क्या आता है वो अपनी जगह है, वो ईश्वर के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हमारे हाथ में कर्मों का तूफान है, एफर्ट्स हमारे हाथ में। तो कम से कम तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने एफर्ट नहीं डाला, इस वजह से मेरा, क्योंकि बहाने बहुत होंगे। पेपर टफ आ गया, सिलेबस से बाहर आ गया, या लेंदी पेपर आ गया, ये सब क्या है? इन इन पेपर्स में क्या कोई पास नहीं होगा? रिजल्ट उतना मिल ही जाएगा, तो वो कैसे पास हो गए? इसको बोलते हैं एक्सक्यूजेस। तो एक्सक्यूजेस से फोकस ना करके रिजल्ट पे फोकस करो, और सब लोग एकदम अलर्ट हो जाओ कि मैं चाहूंगा कि आप लोग उस लिस्ट में ना आए अनसक्सेसफुल वाली। सीधा एग्जाम क्लियर हो, सितंबर में बोथ ग्रुप, झंझट खत्म। जनवरी, फिर उसके बाद मई, फिर सितंबर, ऐसे मझधार मत फंसो। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट में नहीं करना है, क्योंकि इतना मेंटल ट्रॉमा में बंदा गुजरता है जब अगला अटेम्प्ट देता है, तो आप सोच नहीं सकते हो। होता ही नहीं होता है, सेम बुक जब दोबारा पढ़नी पड़े, सोचो चुभती है कि नहीं ये बात, कि यार वही उठा लिया फिर से, अब वही बात दोबारा। पेनफुल प्रोसेस होता है। तो इससे बेटर है उस बुक को 4 बार में पढ़ने के, 4 बार पढ़ के निकालने से बाद में एक बार में क्या कर लें, 4 बार रिवाइज कर लें, खत्म कहानी, रिजल्ट क्लियर हो गया। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया चलो रैंक नहीं आ पा रही, मान लो आपको अगर रैंक नहीं मिल पाएगी, पास तो हो जाओ बोथ ग्रुप, कुछ तो मिले। जिन्होंने आप पे पैसा इन्वेस्ट किया उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो मिले, वो भी कहें चलो ठीक है पैसा लगाया, सही सही डायरेक्शन में जा रहा है पैसा, घर का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है।
नहीं तो फिर हमको एक झूठ छुपाने के लिए स्टूडेंट को 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं पेरेंट्स से। स्टूडेंट कभी अपने पेरेंट्स से ये नहीं कहता है, 99% स्टूडेंट कभी सच्चाई नहीं बोलता है कि यस फादर इट्स इट्स ऑल माय मिस्टेक, पापा सारी गलती मेरी थी, मैंने पढ़ाई नहीं की। कभी कोई नहीं बोलता स्टूडेंट ये, वो बहाने ढूंढता है। तो आपको इस लिस्ट में नहीं आना है, पूरा प्रॉपर रिवाइज करना है और कोशिश करनी है कि जो पेपर ये है जिसमें स्कोर होता है, थोड़ा सा मेहनत करके अगर आप करोगे तो फिर स्कोर होगा। इसमें कुछ नहीं तो 60+ तो आपको आराम से टारगेट करना है, और 60+ आपके तभी जाएंगे जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को भी अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो आराम से आपके 60+ चले जाएंगे। छोड़ के जाओगे तो फिर, या ऐसे नॉर्मल पढ़ के जाओगे तो फिर वही आएगा जो आता है, 40, 41, 35, 34 ऐसे। लेकिन अगर थोड़ा सिंसियरली रिवाइज कर लिया तो आराम से आप सेफ जोन में चले जाओगे, 60+ आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी है। दिस इज द गुड थिंग, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। पहला चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में कराया था, बहुत डिटेल रिवीजन कराया था उसका पूरा, सारी चीजें एक एक चीजें उसकी कंप्लीट कराई थी लास्ट क्लास में। उसको आपने रिवाइज किया और वो हमने कंप्लीट करके रख दिया। दूसरा चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब हमारी पढ़ाई चल रही थी, तो हमने स्टार्ट किया था क्या, पहले इंटरनल एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 देखा था। और मैंने आपको बताया था इंटरनल एनवायरनमेंट में हर कंपनी को ये 5 बातें पढ़नी, मतलब हर पर्सन को ये 5 बातें पढ़नी है इस चैप्टर में। पहला टॉपिक था की स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक था स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स किसे कहते हैं, तीसरा टॉपिक है कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, फोर्थ था स्वॉट एनालिसिस, और लास्ट में क्या था, पोर्टर्स की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, राइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो टॉपिक्स एक बार देख लें सब लोग, पहले टॉपिक्स ध्यान से देख लें। टॉपिक इज अ गूगल मैप, ताकि आपको पता रहे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि चैप्टर 1 में भी 5 टॉपिक्स है मेन, उससे सब टॉपिक्स अलग है, और चैप्टर नंबर 3 में भी कितने टॉपिक्स हैं, देयर आर ओनली 5 टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक क्या था, की स्टेक होल्डर्स। कुछ याद आ रहा है की स्टेक होल्डर सुन के, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर सुन के, कुछ याद आ रहा है कोर कॉम्पिटेंसी सुन के, शॉर्ट एनालिसिस कुछ याद आ रहा है, और पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज याद आ रही हैं क्या, पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजीज क्या, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, मेमोरी को ले जाओ रिकैप में। की स्टेक होल्डर्स किसके बारे में था, की स्टेक होल्डर्स, मेंडलोज मैट्रिक्स याद आ रहा है, मेंडलोज मैट्रिक्स, पावर ग्रिड, पावर मैट्रिक्स, वो सारी चीजें। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स कितने थे, क्या थे, कोर कंपिटेंस, ये 5 टॉपिक्स इसमें थे, और 10 नंबर का वेटेज चैप्टर का। और इसी में कुछ पॉइंट्स थे मार्केटिंग के। अब कहोगे ये कहां था सिलेबस में, कह दो, कह दो है ही नहीं सिलेबस में। और मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि अटेम्प्ट में आने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि इस अटेम्प्ट में भी नहीं आया है। और अगर मैं अटेम्प्ट में नहीं आया वो क्वेश्चन, तो तुम लोग पढ़ना चालू कर देना। अब शुरू करो मेंडलोज मैट्रिक्स। अब जल्दी से बता दो मेंडलोज मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ा था। बुक खुली, बुक बंद करने का भी, तो अभी तो बंद करने का, अभी जस्ट रिकॉल करो, थोड़ा सा रिकॉल करो, देखो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा रिकॉल। ये किस चिड़िया का नाम है, मेंडलोज मैट्रिक्स। क्या करते हैं इसमें जनरली, किस पे, पावर ऑफ प्रायोरिटीज के बेस पे हम इसको जज करते हैं। अच्छा, मेंडलोज मैट्रिक्स के नाम कितने हैं, क्या सर, वो तो तभी पढ़ा था जब आपने बताया था, उसके बाद से तो धूल जम रही है किताबों पे। जब भी तो पढ़ा था जब आपने पढ़ाया था, उस समय तो बहुत डिटेल में याद हो गया था। तब से सर टाइम ही नहीं मिला, आपको पता ही सोशल कमिटमेंट्स हैं, लाइफ है, चीज़ें हैं। और वो आज का दिन है, थैंक गॉड कि आप चले आए उसको रिवाइज कराने।
वरना तो हम इसको खोलते कब, कब खोलते इसको। हाँ, और रिवीजन होता फिर जैसे होता मुझे पता ही है, लास्ट में वही 2 चैप्टर छोड़ो, 3 ही कर ले पहले, 30 नंबर तो आएंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा इग्नोर करो ये चैप्टर, ऐसा चलता है फिर लास्ट में उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें ये होता है कि एक तो छोड़ना ही है ना, एक क्वेश्चन पेपर में, सर ने तो बताया था ना एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, तो एक चैप्टर ना पढ़ के जाओ, अगर वो आगे वो छोड़ देंगे। अब वही अगर कंपलसरी में आ गया तो, जो चैप्टर तुम छोड़ के गए हो वो कंपलसरी क्वेश्चन में जिसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तब क्या होगा, गए 5 नंबर। तो मेंडलोज मैट्रिक्स मैंने जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, इसके नाम पहले देखो, मेंडलोज मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, और क्या नाम थे इसके, स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो देयर आर 3 वर्ड्स, या तो मेंडलोज मैट्रिक्स बोल लो, स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स बोल लो, या पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स बोलो, तीनों नाम सेम ही है। क्या है ये मेंडलोज मैट्रिक्स, सिंपल फ्रेमवर्क है, किस लिए, टू हेल्प मैनेज द की स्टेक होल्डर्स, एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम की स्टेक होल्डर्स को मैनेज करते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब जिनका किसी ना किसी फॉर्म में स्टेक हो उस कंपनी में। अब उसमें सबसे पहला स्टेक किसका आता है, सबसे पहले पर्सन कौन आते हैं टॉप पे, कीप सेटिस्फाइड टाइप्स के स्टेक होल्डर्स। ये कौन होते हैं, इनकी हाई पावर होती है लेकिन लेस इंटरेस्टेड पीपल होते हैं। इसको बोलते हैं कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स, कि भैया इनको तो खुश रखो, हाई पावर लेस इंटरेस्टेड। समझ में आ रहा है, शादी का भी एग्जांपल दिया था मैंने इसमें, दूल्हे के क्या लगेंगे, फूफा, फूफा, हाई पावर लेस इंटरेस्टेड, पावर तो हाई है उनको लेकिन इंटरेस्ट कम लेते हैं। कौन होता है शादियों में ऐसा, जिसकी हाई पावर होती है लेकिन इंटरेस्ट कम लेते हैं वो, चलो ठीक है इग्नोर कर रहे हैं। कौन होते हैं, पापा, बड़े पापा, जीजा जी, जीजा जी का क्या हाई पावर है, क्या कर सकते हो, उठा देंगे क्या मंडप से आपको, कि हट मैंने गलती कर ली तू मत कर, हटा देंगे क्या, नहीं। दीज आर द पीपल, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स जिसका हाई पावर है कंपनी में लेकिन लेस इंटरेस्टेड पीपल, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन शुड put enough work with these people to keep them satisfied with their intended information regular basis, कि रेगुलर बेसिस पे कीप इन्फॉर्म उनको करते रहो। एग्जांपल्स में कौन कौन आ रहा है, बैंक्स, गवर्नमेंट्स और कस्टमर्स, ये किस में आते हैं, कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर, हाई पावर लेस इंटरेस्टेड। बैंक्स आप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगी, सपोज दैट यू आर अ कंपनी और आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपकी, लेकिन जैसे आपने उनको रीपेमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट किया तो बैंक आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगी। यस नो, हाई पावर है, इवन यहां भी हो सकता है कि वो बिल्डिंग भी आपकी, जो आपने चार्ज क्रिएट करके लोन लिया है, एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आप में की इन्फॉर्म करते रहो लेकिन आपने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कब लेगी, जब आप वायलेशन करना शुरू करोगे। कस्टमर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कस्टमर को फर्क पड़ जाएगा तो आपकी कंपनी को भी फर्क पड़ जाएगा। की प्लेयर स्टेक होल्डर कौन होते हैं, हाई पावर हाईली इंटरेस्टेड, या इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, की प्लेयर स्टेक होल्डर्स, मतलब हाई पावर हाई इंटरेस्टेड पीपल। ये कौन होते हैं, ऐसे टाइप के जो एम्प्लॉय, ऐसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंपनी को फुली इंगेज करके रखना होता है ऐसे स्टेक होल्डर्स को, और एफर्ट करके रखना, क्या उनको सेटिस्फाई कर सके, उनकी एडवाइस ले सके, बिल्ड एक्शन, कीप देम इन्फॉर्म। ये कौन से लोग हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, सीईओ हो गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। उसके बाद लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, लो पावर
लेस इंटरेस्टेड पीपल, पड़ोसी शादियों में, लो पावर लो इंटरेस्ट, पावर कुछ कर नहीं सकते, खाने की बुराई करके जा सकते हैं खाली, हाँ, नमक कम है इसमें, ये भी कोई मिठाई है, मेरे यहां बनी थी, कोई फर्क पड़ रहा है उससे? अकेले में ही बात कर रहे हैं ना खाते समय। क्या लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स कौन है? जिनकी पावर भी लो है एंड लेस इंटरेस्टेड पीपल। तो इनको क्या करना है कंपनी को? इनको सिर्फ क्या करना है? मॉनिटर करना है, और उनकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना, मिनिमम एफर्ट्स। जैसे बिजनेस मैगजीन, मीडिया हाउसेस, कीप इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर लास्ट। लो पावर तो होती है लेकिन हाईली इंटरेस्टेड पीपल होते हैं, पावर तो लो है लेकिन हाईली इंटरेस्टेड पीपल होते हैं, इनको क्या करना है? एडिक्वेट इन्फॉर्म दिस ग्रुप पीपल एंड कम्युनिकेट विद इंश्योर नो मेजर इशू अराइज। उनको एडिक्वेट इन्फॉर्म करते रहो। ये कौन लोग होते हैं? वेंडर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स। तो 4 तरह के लोग हैं, कौन कौन से? कीप सेटिस्फाइड दूसरा, की प्लेयर तीसरा, लो प्रायोरिटी, और लास्ट में कीप इन्फॉर्म। लो प्रायोरिटी की क्या पहचान? लो पावर लेस इंटरेस्ट। कीप इन्फॉर्म, लो पावर कीप सेटिस्फाइड, हाई पावर लेस। की प्लेयर्स, की नाम ही है, हाई पावर कौन कौन लोग आते हैं इसमें? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है क्या? अब कुछ कुछ ताजा हुई क्या बातें? जो धुंधली तस्वीर नजर आती थी मेरे ख्वाबों में, वो अब सामने आ रही कि नहीं आ रही? जो धुंधली तस्वीर बन गई थी कि कभी पढ़ा था ये, कुछ ताजा हुआ क्या? कुछ जागा क्या? जागा क्या? ज्ञान चक्षु खुले क्या जो भूल गए थे? ठीक है चलो, थैंक गॉड। ये लो, एक ड्राइवर आ गया। नाम क्या है? हैवी ड्राइवर नहीं, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर है। कौन है? स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आई होप कि, मुझे पूरा यकीन है कि याद नहीं होगा किसी को। याद है क्या? आ, ये ऐसे लिखा जाएगा पेपर में। एक एक चीज याद करेंगे, वहां ऐसे याद बैठेंगे। कुछ तो था वहां पे, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। हाँ, ऐसे ही रहेगा वहां भी। ठीक है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कौन है? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कंसीडर व्हाट डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। कि मतलब स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कंसीडर करता है जो उसको किससे अलग कर दे, अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर दे। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? 3 पॉइंटर्स पेपर में लिखना है। जब भी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर आपसे पूछा जाएगा तो उसकी मीनिंग में ये 3 की पॉइंट्स लिखे जाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कंसीडर क्या करता है, किस चीज को कंसीडर करता है? ऐसे पॉइंट जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं किससे? ठीक। इट इन्वॉल्व्स व्हाट? एनालिसिस ऑफ व्हाट? की मार्केट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। सेकंड, की कस्टमर्स and product service it provides and channel in which the product service are delivered and the organization's competitive advantages। क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? इट इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ व्हाट? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में क्या किन किन चीजों का एनालाइज किया जाता है? एक तो की मार्केट, दूसरा की कस्टमर, तीसरा प्रोडक्ट एंड सर्विस, फोर्थ चैनल्स क्या क्या होंगे। ये सब किस में किया जाता है? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में इनको एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। अच्छा, देयर कैन बी वेज टू असेस द परफॉर्मेंस, देयर कैन बी वेरी वेज टू असेस द करेंट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस के कई तरीके से हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एक तरीका क्या है? प्रॉफिट ड्रिवन, मतलब प्रॉफिट से अंदाजा लगा लेंगे हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? पर्पस ड्रिवन, यस, कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जो पर्पस था, क्या वो फुलफिल हुआ। ये 2 चीजें हैं। आई होप कि सबको स्ट्रेटेजिक ड्राइवर यही याद हो गया होगा। जल्दी बताओ, याद हो गया क्या? 3 पॉइंट्स क्या लिखोगे पेपर में? पहले तो ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, कंसीडर करता है कैसे। दूसरा, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एनालिसिस 4 चीजों का। लास्ट में, अगर हमें कोई कंपनी है, स्ट्रेटेजिक
कैसे पता चलता है कि ये पर्पसफुल, किस कैसे पता चल जाएगा? एसेस परफॉर्मेंस कैसे एसेस करोगे? या तो वो प्रॉफिट ड्रिवन होगा या वो पर्पस ड्रिवन होगा। और उसके बाद इससे एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे? वो चार चीजें क्या इंक्लूड होंगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक तो इंडस्ट्री एंड मार्केट, मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको दोनों बताया था, इंडस्ट्री और मार्केट में क्या डिफरेंस है। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपनीज, मुझे एग्जांपल चाहिए इसका। ठीक है, और इधर से भी एक आंसर चाहिए। लो, टेलीकॉम हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। ये सब इंडस्ट्रीज हैं। और जैसे फैशन वगैरह होता है, ये किस में आएगा? फैशन। अपैरल इंडस्ट्री, उसमें ये सब आएंगे कौन? नायिका भी आएंगी और जितने भी हैं नायक भी आएंगे। ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस, कंपनी या तो आपको प्रोडक्ट देगी या तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब बेसिकली गुड्स बेचेगी या तो सर्विसेज बेचेगी। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या दोगे? सर्विसेज दोगे। एक बच्चा कह रहा है सर क्या हम सीए बन के हम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? भैया माफी चाहूंगा आपसे, अमन गुप्ता की तरह अगर आपने बना लिया अगर, तो आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहा है ना वो, तो वो भी कर सकते हो। बट जनरली क्या कंसीडर किया, मैं ये बात कर रहा हूँ, सर्विसेज दोनों चीजें कर सकते हो। कस्टमर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? एक मिनट, एक मिनट, कौन बताएगा कस्टमर और कंज्यूमर किसे कहते हैं? हाँ, हाँ, चलो शुरू हो जाओ। कस्टमर। कस्टमर वो, कोई जरूरी नहीं कि कस्टमर ही कंज्यूमर हो, और कोई ये भी जरूरी नहीं कि कंज्यूमर ही कस्टमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक पर्सन ने चॉकलेट खरीदी लेकिन छीन के कोई और खा गया, आप सिर्फ क्या बन के रह गए? कस्टमर। और जो खाया वो क्या बना? दोस्त ने कॉफी लाई, पी आपने लिया, वो क्या बन गया? कस्टमर। डेली बन ही रहे होगे तुम लोग, कभी कस्टमर कभी कंज्यूमर, तो सिलसिला चल ही रहा होगा। ठीक है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? चैनल्स, किस चैनल से हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, राइट? या कौन कौन से चैनल्स हो सकते हैं? या तो ऑनलाइन होगा और या ऑफलाइन। गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी प्रैक्टिकल कंपनीज। फ्लिपकार्ट कैसे दे रहा है अपने प्रोडक्ट्स को? ऑनलाइन दे रहा है। ऑफलाइन का एग्जांपल बताओ। जूडियो, सैमसंग। ठीक है। Xiaomi ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे किया था प्रोडक्ट को? ऑनलाइन। कौन सा चैनल यूज किया था? ऑनलाइन वाला। ठीक, अभी करंट में क्या स्टेटस है? बोथ, हाइब्रिड है, दोनों है। ठीक है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कौन सा टॉपिक? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, 3 पॉइंट्स। उसके बाद उससे रिलेटेड कितने स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में कौन कौन इंक्लूड होगा? 4 लोग इंक्लूड होंगे। कौन कौन 4 लोग? इंडस्ट्री मार्केट दूसरा, प्रोडक्ट सर्विस तीसरा, कस्टमर, और लास्ट में यस। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, मतलब 1 2 3 करके ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में। मार्केटिंग के टाइप्स, सोशल मार्केटिंग, ये क्या है? सोशल मार्केटिंग याद आ रहा है? अवेयरनेस, सोशल आइडियाज, कॉज ऑफ जस्ट प्रैक्टिस। जैसे मैंने बताया था कि पब्लिक प्लेस पे आप डॉक्टर कबीर सिंह नहीं बन सकते, मना है। समझ में आ रहा है? पब्लिक प्लेस पे नहीं बन सकते, अगर करोगे तो फिर दंडनीय अपराध है। कई बार आपको मीडिया में भी और कई बार मूवी देखने से पहले दिखाया जाता है, ये सब दंडनीय अपराध है, आज ही छोड़ें। याद आ रहा है? तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग द सोशल मार्केटिंग। What they are doing? They are doing the social marketing. Social marketing what? It refers to the design, implementation and control of programs seeking to increase the acceptability of, क्या acceptability include कर रहा है? Social ideas, cause of और practice among these bring a social change. इसके थ्रू क्या आएगा समाज में?
बदलाव की बयार बहेगी। समझ में आ रहा? सोशल चेंज। ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब एडिशनल कस्टमर सर्विस आप क्या दे रहे हो बिसाइड्स द बेनिफिट। जैसे हाँ, कुछ सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज आप क्या दे रहे हो। डायरेक्ट मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर। जो कस्टमर से डायरेक्टली, जनरली कॉलिंग टू द कस्टमर, मेकिंग डायरेक्ट रिस्पॉन्स। कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करते हैं। देखा होगा, आपके पास भी कॉल आया होगा, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। आता है ना, कई बार फोन आता है, हेलो सर, आप वृंदावन योजना में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या? अरे मैं ब्रजवासी हूँ। ओहो सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। होता है नहीं होता है? कई बार कॉल आता है आपके पास, हेलो, हेलो सर, मैं दिव्या बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक से, और सर आप कोई लोन लेना चाहोगे क्या? आता है ना डायरेक्ट मार्केटिंग। तो आप कहते हो, अरे दिव्या, समझ में आ रहा है? अरे दिव्या क्या कर रही हो, सीए हुए करो, ये सब क्या कर रही हो, बैंक में बैठ के फोन कर रही हो डेली। चलो आओ। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं कस्टमर्स को। डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे अब एक ये एग्जांपल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऐसे ये एग्जांपल रखेगा और फिर आपसे पूछेगा कौन से मार्केटिंग का टाइप है ये, किसका एग्जांपल है ये। कैटलॉग सेलिंग, ईमेल मार्केटिंग, टेली कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, शॉपिंग एंड टीवी शॉपिंग। याद है नापतोल बाजार? देखा होगा, कई बार चैनल चला नहीं देखना होता तब भी वही खुल जाता है। आज ही कॉल करें, नंबर फ्लैश हो रहे हैं सामने, नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा, रिलेशनशिप मार्केटिंग। हाँ, एयर इंडिया का याद आ रहा है, लॉन्च सर्विसेज दे रहा है किसको? सारे कस्टमर्स को, प्रीमियम कस्टमर्स जो उड़ान में खर्च कर रहे हैं ठीक ठाक। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यू एडेड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जैसे एयर इंडिया। सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू द सर्विसेज। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे सीए सर्विसेज, जावेद हबीब, जिम की सर्विसेज होती हैं अलग अलग। पर्सन मार्केटिंग क्या होता है? हाँ, पर्सन मार्केटिंग में क्या होता है? देखो, पर्सन मार्केटिंग के मीनिंग पहले देख लो। पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट, क्या चीज इंक्लूड होता है? रेड रेड कलर से जो लिखा उसको ध्यान से पढ़ो। एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन, चेंज। तीन वर्ड याद रखना, क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। अब ये बात मैं बार बार आपसे फोकस करूँ, तीन वर्ड याद रखना क्योंकि ये बार बार अब रेफरेंस आने वाला है। क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर यही कॉपी पेस्ट करके बस यहां पर्सन की जगह मैं प्लेस लिख दूं तो कौन सी मार्केटिंग हो गई? प्लेस मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? कौन सा आ जाएगा? प्लेस मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में देखो, ये क्या हो गया सर? ये तो सेम बात आ गई, क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट ऑडियंस टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा मार्केटिंग? सेम लाइन है, बस वहां पे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर लेना, टारगेट ऑडियंस। अगर किसी प्लेस, देखो सेम लाइन, क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेस, फिर कौन सी मार्केटिंग हो गई है? प्लेस मार्केटिंग हो गई। अब उसके बाद आता है एनलाइटेंड मार्केटिंग, बहुत पूछा जाता है पेपर में। एनलाइटेंड मार्केटिंग ये क्या होता है? इट इज अ मार्केटिंग फिलॉसफी होल्डिंग दैट अ कंपनीज मार्केटिंग शुड सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। कि कंपनी की जो मार्केटिंग हो किसको सपोर्ट करना चाहिए? बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। इसके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं पेपर में कि जो ये एनलाइटेंड मार्केटिंग है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग होनी चाहिए। दूसरा, इनोवेटिव मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा, वैल्यू मार्केटिंग और सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। और लास्ट में सोसाइटल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग किसे कहते हैं? यूनिक, टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच।
कि हर एक सेगमेंट को आप टारगेट करो और सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का बताया था, प्रीमियम सेगमेंट के लिए क्या बना रहा है और पॉपुलर सेगमेंट के लिए क्या बना रहा है। प्रीमियम सेगमेंट के लिए क्या बना रहा है, डब एंड पेयर्स, और नॉर्मल सॉरी जो और मेजर सेगमेंट है उसके लिए क्या बना रहा है, पॉपुलर सेगमेंट के लिए। ये सारे ब्रांड्स बना रहा है। सिंक्रो, सिंक्रो मार्केटिंग, व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इरेगुलर ड्यू टू सीजन, कि सीजनल है, सीजन में डिमांड बहुत बढ़ जा रही है। सम पार्ट ऑफ द डे डिमांड ज्यादा है, आवर्स में कम है, इन कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी है, तो सिंक्रो मार्केटिंग हम यूज करते हैं। डिमांड खत्म करने के लिए नहीं, शिफ्ट करने के लिए, डिमांड शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। जैसे एग्जांपल, वीकेंड्स पे, वीकेंड्स पे क्या होता है, टिकट्स हाई होती हैं, लेकिन वीकडेज पे, तो क्लास होती है। ये भी तो एक आफत है। हाँ, तो फिर क्लास बंक करके, हाँ, बंक करके जाओ। संडे भी तो आता है, संडे को घर पे होते हो। चलो, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, यस। डी मार्केटिंग किसे कहते हैं, डी मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द डिमांड टेम्परली और परमानेंटली। मतलब ओवर डिमांड हो गई, उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस करो या परमानेंटली खत्म कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमांड ही खत्म करना चाहते हो, क्या रिड्यूस या शिफ्ट करना चाहते हो। याद आ रहा है, याद आ रहा है, डिमांड खत्म नहीं करना चाहते लेकिन आप शिफ्ट करना चाहते हो बेसिकली। कोर कंपिटेंसीज किसे कहते हैं, तुम्हारे में खास चीज 6 सब्जेक्ट में कौन सा है। तुम्हारी कोर कंपिटेंसी तो सब्जेक्ट्स हो गए ना, अगर तुम्हारे एंगल से मैं बात करूं तो। अभी फिलहाल के लिए, आफ्टर बिगिनिंग चार्टर्ड वो नहीं कह रहा हूं, अभी करंट में तो कोर कंपिटेंसीज, उसमें नंबर लेके आओगे तो बच जाओगे। ऐसे कंपनीज की कोर कंपिटेंसीज होती है, जैसे वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज, अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। रेयर, इसकी क्वालिटीज है, रेयर होना चाहिए, कैसे, कॉस्टली टू इमिटेट, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आसानी से कॉपी ना कर पाए, और रेयर होना चाहिए, रेयर है तो केयर है। एक था नॉन सब्सिट्यूटेबल, इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसका सब्सिट्यूट ही ना बना हो। तो कोर कंपिटेंसीज हो गई कि मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके राइट्स ही इंडिया में तुम्हारे पास है, मतलब बाहर का प्रोडक्ट है लेकिन इंडिया में कहीं भी वो प्रोडक्ट बिकेगा, उसकी लाइसेंसेस तुम्हारे पास है। अब बताओ सब्सिट्यूट होगा इसका, नॉन सब्सिट्यूटेबल प्रोडक्ट। शॉर्ट एनालिसिस याद है आपको, एस फॉर, डब्ल्यू, ओ से, टी से। इसमें बताओ कौन से वो दो एक्सटर्नल है, कौन से दो इंटरनल है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। शॉर्ट एनालिसिस एक्सटर्नल इंटरनल क्यों है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका क्या है, इंटरनल है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, एक्सटर्नल है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कब तक आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे। पहला बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ड्यूरेबिलिटी, कितने टाइम तक रहेगा, ट्रांसफरेबिलिटी, तीसरा इमिटेबिलिटी, कॉपी नहीं कर सकता, और लास्ट में एप्रोप्रिएबिलिटी, एबिलिटी टू फर्म्स ओनर टू एप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्सेज बेस, कि जितना रिटर्न आ रहा है उसका क्या कर रहा है वो ओनर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, नाम तो सुना ही है, माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज कितने लोगों को दिख रही हैं, कौन कौन सी। हाँ, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, और लास्ट में फोकस। कॉस्ट लीडरशिप किसे कहते हैं, जो महंगा से महंगा बेचे। हाँ, कितना सस्ता, हमसे सस्ता कहीं नहीं, ऐसा सिस्टम। और प्रीमियम में
अच्छा, कौन से प्राइस प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए क्या सही रहेगा, और प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स के लिए कि फर्क नहीं पड़ता प्राइस का? चलो देखते हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप। इसमें सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप कहते किसे हैं, इनका एम्फेसाइज या फोकस किस पे होता है, किस पे होता है? वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट। और ये किन के लिए होता है? जहां पे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हो। कौन से हो? प्राइस सेंसिटिव, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी होती है। ये टारगेट किसको करती है? कुछ लोगों को, ब्रॉड मास को टारगेट करती है। यस। तो इनको लगातार क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट रिडक्शन हर स्टेप पे करना पड़ेगा इनको, प्रोक्योरमेंट से लेके प्रोडक्ट सेलिंग तक। मार्केटिंग पे कम यूज होगा, लोअर प्राइसेस तभी ये चार्ज कर पाएंगे अपने कस्टमर से कॉम्पिटिटर कंपैरिजन में। मैकडी एग्जांपल में था, डीकैथलॉन। अच्छा, रिस्क क्या? जल्द बताओ। चलो मैं कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रहा हूं तो मुझे नुकसान क्या हो सकता है? सोचना शुरू करें सब लोग। क्वालिटी से कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, और प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, और किसको? रेस कस्टमर को नहीं कर पाओगे। क्यों? वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और कॉम्पिटिटर ज्यादा मिलेंगे। पहला देखो क्या सही है क्या, ये आपने बोला। इससे कौन सी बड़ी बात है? तुम सस्ता दे रहे हो, सामने वाले भी समोसा 10 रुपए का कर लिया, तुम्हारा 10 रुपए बेच रहे हो, वो 8 का कर लेगा। तुम 8 पे जाओगे 7 का कर लेगा, 7 पे जाओगे 6 पे कर लेगा। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाला हाल हो जाएगा। तो ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो पहला नुकसान क्या है? कॉम्पिटिटर में इमिटेट द स्ट्रैटेजी, कॉपी मार सकते हैं कॉम्पिटिटर, सस्ता वो भी बेच लेंगे। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, मान लो उस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो गया, खत्म कहानी तुम्हारी। अच्छा, कॉस्ट, ये जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है वो इफेक्टिव कब होगा? दो सिचुएशन में, जब बायर कैसे हो? प्राइस सेंसिटिव, और बहुत कम रास्ता बचा हो किस चीज के लिए? डिफरेंशिएशन। तब आपको किसके साथ जाना चाहिए? कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी यूजली, एविडेंस कैसे पता चलता है? कैसे एविडेंस है, किस बात का प्रमाण है कि कॉस्ट, मतलब इसमें क्या क्या करना पड़ा? हाई एफिशिएंसी होती है, लो ओवरहेड्स होते हैं, लिमिटेड पर्क्स होते हैं, अगर खराब हुआ तो इनटॉलरेंस है, इंटेंसिव स्क्रीन ऑफ बजट रिक्वेस्ट, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, रिवॉर्ड लिंक टू कॉस्ट, जितना कॉस्ट कम करोगे उतना रिवॉर्ड होगा, ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन कॉस्ट कंट्रोल एफर्ट्स। अच्छा, अगर आपको कॉस्ट लीडर बनना है किसी भी कंपनी को, अगर कॉस्ट लीडर बनना है तो कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसको? पहला, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? प्रॉम्प्ट फास्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? पहले तो अंदाजा लगाओ कि डिमांड कितनी होने वाली है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आना, पर यूनिट कॉस्ट क्या कर देना है? कम। और लास्ट में प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन करना है। और सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट, इन्वेस्ट कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। एंड द लास्ट वन, रेसिस्टेंट डिफरेंशिएट टिल इट बिकम सस्टेन। तब तक आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ना लगाएं जब तक कि आपके लिए क्या ना हो जाए, असेंशियल्स हो जाए। कॉस्ट लीडरशिप के फायदे बताओ, क्या फायदा होगा अगर कॉस्ट लीडर बने तो? हम्म। 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 राइवलरी पहला, कॉम्पिटिटर, देखो पहला नुकसान है राइवल, राइवलरी मतलब कंपटीशन। कॉम्पिटिटर लाइकली टू अवॉइड प्राइस वॉर। जनरली कॉम्पिटिटर्स किस चीज को इग्नोर करना चाहेंगे? प्राइस वॉर, क्योंकि कोई फायदा नहीं, वो भी गया तुम भी गए। दूसरा, बायर्स का क्या होगा? पावरफुल बायर्स वुड नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट द कॉस्ट। थर्ड, सप्लायर को क्या होगा? Cost leader are able to absorb greater prices increase from the supplier because there is raise prices for the customers. In trends, न्यू एंट्री के बारे में क्या कह रहा है? लो कॉस्ट की वजह से न्यू एंट्री होना बंद हो जाएगी, कम लोग आना चाहिए, कहेंगे यहाँ तो पहले ही कम कॉस्ट है, इतने में तो बना ही नहीं पाऊंगा। सब्सिट्यूट, अरे भैया उससे सस्ता मिलेगा ही नहीं तो सब्सिट्यूट कहां से आएगा? नुकसान क्या है कॉस्ट लीडर के?
हाँ, क्या क्या नुकसान हो सकता है? कॉपी मार सकता है आपकी। दूसरा नुकसान, कॉस्ट लीडर कब बन पाओगे? जब हायर सेल्स वॉल्यूम होंगी, लार्ज सेल्स वॉल्यूम होंगी। थर्ड, लॉन्ग रन में एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, ना रिसर्च पे ध्यान दोगे, ना एडवर्टाइजिंग पे ध्यान दोगे, कॉस्ट बचाते फिरोगे और एक दिन खुद ही नहीं बचोगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एरियाज ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी किसे कहते हैं? टू अचीव डिफरेंस फॉलोइंग स्ट्रेटजी कुड बी अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। पहला, ऑफर यूटिलिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एलिवेट परफॉर्मेंस, ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, एनहांस ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू, फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइसेस। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है वो कैसे पता चलती है कस्टमर को? जिसको यूनिक माने, वो वैल्यू एडेड हो, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, यूनिकनेस एसोसिएटेड विद डिजाइन भी हो सकता है, कंपनी का प्रोडक्ट का यूनिक डिजाइन हो सकता है, ब्रांड इमेज यूनिक हो सकती है, फीचर्स हो सकते हैं उसमें, टेक्नोलॉजी यूनिक है। उसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं? प्रीमियम प्राइसेस। नुकसान क्या है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का? पहला, कई बार ऐसा होता है कि यूनिकनेस मेंटेन करना लॉन्ग रन में मुश्किल हो जाता है। चार्जिंग टू हाई प्राइसेस डिफरेंशिएटेड फीचर्स में कॉज कस्टमर स्विच ऑफ। कई बार ऐसा होता है बहुत हाई प्राइसेस आप चार्ज करते हो तो कस्टमर शिफ्ट कर जाता है किसी और प्रोडक्ट पे। थर्ड, फेज टू वर्क समथिंग विच इज नॉट वेल, मतलब कस्टमर को लग रहा है इतना महंगा नहीं होना चाहिए, तो आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है? राइवलरी, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज सेफगार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर। कितने भी कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, लेकिन आपकी जो कस्टमर की जो ब्रांड लॉयल्टी है उस प्रोडक्ट के लिए, वो सेफ गार्ड का काम करेगी। सेकंड, बायर्स दे डू नॉट नेगोशिएट प्राइस। बायर नेगोशिएट नहीं करेंगे प्राइस के लिए। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट हैव अ स्पेशल फीचर, यूनिक फीचर। सप्लायर, क्योंकि कंपनी हाई प्राइसेस चार्ज कर रही है तो अपने सप्लायर को भी पेमेंट कर सकती है ज्यादा। इंट्रेंड, नुकसान क्या होगा? न्यू एंट्री के लिए क्या नुकसान होगा? आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाई प्राइस एक्सपेंसिव ऑफर होगा, क्योंकि पैसा बहुत लगाना पड़ेगा। सब्सिट्यूट, रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? अरे भैया, कस्टमर की लॉयल्टी, कस्टमर को देखेगा ही नहीं, वो दुकान में घुसेगा वही प्रोडक्ट लेके आएगा, है कि नहीं? फोकस्ड कॉस्ट स्ट्रेटजी किसे कहते हैं? फोकस्ड कॉस्ट स्ट्रेटजी में बोल रहा हूं, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करना, किसी स्पेसिफिक नीश को टारगेट करना, फोकस स्ट्रेटजी बोला जाता है। जैसे बच्चों के लिए कपड़े बनाना, फोकस स्ट्रेटजी। बच्चों के लिए अगर मैंने सस्ते कपड़े बनाए फिर क्या हो गया? ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। बच्चों के लिए मैंने प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या सिलेक्ट किया? स्पेसिफिक नीश, नीश मतलब सेगमेंट। क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स फॉर द नीश मार्केट, creating high efficiency for serving such niche market and developing innovative ways and value chain. एडवांटेज क्या फोकस स्ट्रेटजी का? अगर प्रीमियम प्राइसेस आप चार्ज कर सकते हो, फोकस प्रीमियम स्ट्रेटजी अगर आप लगा रहे हो तो, ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सपर्टीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, राइवल्स इन ट्रेंड में फाइंड डिफिकल्ट टू कॉम्पीट, क्योंकि वहां के आप स्टैब्लिश प्लेयर बन चुके हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ फोकस कॉस्ट स्ट्रेटजी के, नुकसान क्या फोकस कॉस्ट स्ट्रेटजी का? Firm lacking in distinctive competencies may not be able to pursue focus strategy. अगर distinct qualities नहीं है तो नहीं कर सकते आप। Limited demand होती है। क्यों होती है? क्योंकि कस्टमर ही नहीं है ना वहां पे। बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाओ तो लिमिटेड ही ना, 10% 12% ही ऑडियंस है ना उसमें। लॉन्ग रन में क्या होगा? बच्चे बड़े हो जाएंगे, तभी तो लिखा हुआ नीश कुड बी डिसअपियर। बच्चे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। क्या पहनेंगे क्या आपके कपड़े? है क्या? गिफ्ट कर सकते हैं किसी और को, डिसअपियर हो जाएगा नहीं नीश। अब तो टारगेट करो नीश को। यही झेल रही थी कैडबरी अपने टाइम पे, 90s के दशक में, बताया था आपको। सिर्फ किसके लिए बना रही थी उस समय? बच्चों के लिए। बच्चे चॉकलेट खाते बड़े हो जाते, अब फिर वो डिसअपियर, वो नीश कहां चली गई थी? बड़े हो गए। और ये फैला रखा था कि बच्चे हो क्या जो चॉकलेट खाओगे।
फिर वो तो कहो कंपनी को पूरा परसेप्शन ही चेंज करना पड़ा लोगों का, ये इसको बोलते हैं कंपनी, जो लोगों के पूरे परसेप्शन को ही बदल दे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, आज कोई बचा है क्या कैडबरी से? बचा है क्या? या तो तुम पूरे परसेप्शन ही चेंज कर दो, इतना पैसा हो तुम्हारे पास कि नहीं खाते तो आप खाना शुरू करवाना पड़ेगा, मतलब तब तो हो सकता है, अदरवाइज नीश डिसअपीयर नुकसान हो जाता है इनको। अब एक बार बुक खोलता हूं, इसमें सब लोग साथ के साथ मेरे टिक करते जाओ। मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पेपर में आने के चांसेस हाई होते हैं। जब आप पढ़ोगे तो इसको हाँ जी, बुक खोल लो सब लोग जो लेके आए हूं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेंडलोज मैट्रिक्स लिख लो, इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर आपने अभी थोड़ी देर पहला, तीन ही चीजें हैं उसमें, क्या क्या? एक तो मीनिंग में वो पॉइंट 1 2 3, और सेकंड इंक्लूड्स में क्या क्या आएगा? हाँ हाँ, ये देखो चार चीजें थी ना अभी पढ़ा आपने। और इधर मीनिंग में ये आपने लिखा था इन्वॉल्व्स। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कंसीडर क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटर से। और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं? की मार्केट, की कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल्स, ये सब जो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप आओ सीधा, ये यहां पे सब लोग लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मार्केटिंग के फॉर्म्स है ना जितनी भी, इसमें से कोई ना कोई, जैसे इंस्टीट्यूट अगर जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना चाहा तो 3 पूछ लिया, कोई भी उठा के पूछ सकता है, जितनी मैंने अभी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले। या अगर बड़ा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को पूछना हुआ 6 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मार्केटिंग कितने तरीके की होती है, तो ये सारी मार्केटिंग हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा। चैनल्स, चैनल्स दो ही होते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। तो सेल्स चैनल्स, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। रोल ऑफ बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, अगर कोर कॉम्पिटेंसीज, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यहां पे आओ सब लोग, इसको हाईलाइट करो, इस पॉइंट को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल, मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। कि ये जो दो राइटर हैं सी के प्रहलाद और गैरी हैमल ने, इन्होंने कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई, वो कौन से 3 एरियाज हैं? तो एरियाज कौन कौन से? एक कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है कस्टमर की वैल्यू, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे रिलेटेड यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, क्राइटेरिया कौन से हैं? अगर तुम्हें कोर कंपिटेंसी बिल्ड करना है तो वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं? पहला, वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्सिट्यूटेबल। शॉर्ट एनालिसिस। उसके बाद आप आओ माइकल पोर्टर्स पे। उससे पहले एक लाइन है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 3.6। सस्टेनेबिलिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कह रहा,
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड अपॉन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसोर्स। वो कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ड्यूरेबिलिटी, सेकंड क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी, थर्ड इमिटेबिलिटी, और लास्ट में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बाद आता है माइकल पोर्टर। भैया माइकल पोर्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। आप भैया माइकल पोर्टर पे लिख लो कि इसको तो, जैसे जब भी आप बुक पढ़ोगे सबसे पहले तो माइकल पोर्टर ही तैयार करोगे, सबसे इस पे लिखो फर्स्ट चॉइस। मतलब जब भी ये पढ़ाई करोगे, आप इसको रिवाइज करोगे, तो पहले प्रायोरिटी पे माइकल पोर्टर पढ़ के उसके बाद ही कुछ पढ़ना। इसी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब इसमें से कौन सा पूछा जा सकता है? कॉस्ट लीडर पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें कि अगर तुम्हें कॉस्ट लीडर बनना है तो क्या क्या काम करोगे। अब एक केस स्टडी देके पूछा जा सकता है, एक केस स्टडी किसी कंपनी के बना दिया, अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, अब ये कंपनी चाह रही है कॉस्ट लीडर बनना, तो वो कौन से एक्शंस हैं इस कंपनी को लेने पड़ेंगे कॉस्ट लीडर बनने से पहले। तो कितने एक्शंस है देखो, सारे लिखे हुए हैं, अभी पढ़ा था आपने। पहले डिमांड फोरकास्ट करोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, ये सारे पॉइंट्स। एडवांटेजेस क्या हैं कॉस्ट लीडरशिप के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, बेसिस क्या होगा डिफरेंशिएशन का, किस बेस पे आप डिफरेंशिएट करोगे, अपने आप को अलग करोगे दूसरों से। सेम अगेन एक केस स्टडी बनेगी और पूछेगा एक ऐसी कंपनी, वो प्रीमियम प्रोडक्ट तो बनाना चाहता है, लेकिन आप यू बीइंग एन बिजनेस एडवाइजर, आप एडवाइस करो कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे उसमें, बस कंपनी का नाम यूज करके। लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखना है, लिखना सेम है, बट कंपनी को एडवाइस करते हुए। एडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, फोकस स्ट्रेटजी किसे कहते हैं। और फोकस स्ट्रेटजी में दो चीजें आती हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा फोकस डिफरेंशिएशन। अगर फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना है आपको, तो ये बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एडवांटेज क्या है फोकस स्ट्रेटजी का, डिसएडवांटेज क्या है फोकस स्ट्रेटजी का। और यहां मैं पहले भी लिखवा चुका हूं और आज भी लिखा हुआ है, पहले से देख लो। सबसे लास्ट में जाओ, आईसीआई फेवरेट टॉपिक है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। ये बहुत पूछा जाता है, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। ये वाला पॉइंट जो ये मैं बॉक्स में कर रहा हूं, ये दिस वन, एक बार सब लोग इसको पढ़ेंगे पहले, इंपॉर्टेंट बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी कहते किसे हैं, और पढ़ के फिर मुझे आप खुद बताओगे क्या है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट एक बार इसको पढ़ के बताओ, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी किसे कहते हैं। पढ़ के ये क्वेश्चन मुझे लिख के दिखाना है, इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल के साथ। पढ़ लो पहले आराम से। लिख के दिखाना है सबको, पढ़ के, लिख के और एग्जाम्पल के साथ। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी पढ़ के उसके बाद लिखने की कोशिश करो इसको, पॉइंट ए और पॉइंट बी।
हो गया? क्या है? किसे कहते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी? लिख लिया? लिख लिया सबने? पढ़ना शुरू करो सब लोग, अब स्क्रीन पे देखना शुरू करो। अब पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्ट्रैटेजी डिसीजन नेसेसरी कंसीडर। हम्म। स्ट्रैटेजिक डिसीजन नेसेसरी कंसीडर इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन। किसको कंसीडर करता है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस? सेकंड में क्या होगा? ड्यूरिंग व्हाट स्टेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर फर्म स्पेसिफिक इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डिटरमाइंड। कौन से स्टेज पे ही पता चल जाता है? जब आप फॉर्मुलेट करते हो स्ट्रेटजी, स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। थर्ड, कह रहा है कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट प्राइस लिखा हुआ है यहां तो। होना क्या चाहिए? बोल भी नहीं पा रहे हो, बताओ। ये क्या होना चाहिए? ये प्राइस होना चाहिए, इसको प्राइस मान। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? विच इज नॉट अ बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट प्राइस। विच इज नॉट अ, ये बताओ। विच इज नॉट द जेनरिक स्ट्रेटजी। माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी नहीं है, तीन ही है। ये क्वेश्चन कितने लोगों को याद है? माइकल पोर्टर की स्ट्रेटजी को जेनरिक स्ट्रेटजी क्यों कहा जाता है? कम से कम याद है? अब ये मत कहना सर ये तो बताया ही नहीं गया था हमें जब पढ़ाया गया। याद है ना? इसको जेनेरिक स्ट्रेटजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब पे एप्लीकेबल हो सकता है, हर टाइप के। ठीक है, सिक्स में क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट, सिक्स में पढ़ो जल्दी। सिक्स में कॉस्ट लीडरशिप। सेवन तो तुरंत बता दोगे। नॉट कह रहा है। नाइन।
क्या होगा? 10। क्या होगा? ए। कह रहा कौन सा एडवांटेज नहीं है कॉस्ट लीडरशिप का? एनवायरमेंट। 12। कॉस्ट लीडरशिप। इसमें बताओ कौन सी बात सच है, कौन सा पॉइंट डिफरेंशिएशन के बारे में? बिल्कुल सिंपल है। डी होगा। 4। डी। 15। एक्स एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करती हैं? 16। कौन सा है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स। लो कॉस्ट। 18। स्वॉट एनालिसिस। जल्दी बताओ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ए होगा। हम्म। फिट करके देख लिया सेंटेंस, क्या मीनिंग सही निकल रहा है उसका? बी होगा। बी होगा। अब ये सेंटेंस रख के देखो तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार। 21। डी। 22। External opportunities and threats are usually अनकंट्रोलेबल। हमारे कंट्रोल तो कंट्रोल में हमारे क्या होता है? इंटरनल्स। अब पहचानो इसको, बोल बोल के थक गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्वेंटी फोर। 25। हम्म। पढ़ के आंसर दो। ABC is a marketing consultancy. ABC most recent corporate analysis has identified three new business entered its market and started aggressively target ABC key clients. As a part of ABC corporate analysis, these three new business would be अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। 27।
27। अब इनको एडवाइस करो। क्या होगा? फोकस्ड डिफरेंशिएशन, सही आंसर। 28। अब इनको क्या करना चाहिए? गलत आंसर, जल्दी बताओ। यही चलेगा पेपर में। अगर डी गलत है तो ये चलेगा, फिर इंस्टीट्यूट कहेगा कुछ नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। हाँ, एक बार केस स्टडी ध्यान से तो पढ़ो, केस स्टडी जरूर पढ़ना चाहिए, तभी तो मजा आता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करनी है कंपनी इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम जर्मनी एंड इजराइल, बट रिसेंट advent of internet has posing a big threat their printing businesses. Majority of their clients have now turned to more environment friendly options. They are not able to sell off their machines which are now redundant. Redundant का मतलब क्या? Ineffective. What condition they are facing right now? Exit barrier. चलो आईसीआई का क्वेश्चन बताओ, मई 2024। 29। टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। अब आएगा मजा भिड़ू। हम्म जब तो सब कह रहे थे कि हाँ मेंडलोस मैट्रिक्स। क्या है? की प्लेयर। लॉक किया जाए? ठीक है, अब बताओ। ये तो तुरंत बता देगा, हर बच्चा बच्चा बता देगा। देखा, पता था मुझे, पता था मुझे। ये सब बताने के लिए आतुर रहेंगे सर, मुझसे पूछो। इसको बताओ तो जानू। ओहो, स्नैक्स भी मिलेंगे, स्नैक्स भी मिलेंगे। इंडियन कंपनी प्लान टू ऑफर स्नैक ड्यूरिंग ट्रेवल थ्रू रोपवेज एंड 2 फ्री मूवी टिकट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेवल। वाह, कौन सी मार्केटिंग मिल रही है भैया ये? ऑगमेंटेड है भैया, एडिशनल कस्टमर सर्विस। अब बताओ। अब भर भर के क्वेश्चन देख रहे हो ऑब्जेक्टिव में कहां से आ रहा है, आईसीआई कहां से क्वेश्चन बना रहा है? मार्केटिंग से। XYZ is a high-end departmental store chain and is struggling to survive. A number of other departmental store chains compete with it, so struggling. How should XYZ best analyze the industry? कैसे एनालाइज करे? पहले वो एनालाइज की बात कर रहा है, इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करे ताकि इंक्रीज करे। तो सबसे पहले भैया आइडेंटिफाई ग्रुप्स और डिपार्टमेंट जो सिमिलर वे में कॉम्पीट कर रहे हैं उससे। इसका आंसर देखता हूं, सोच समझ के देना। 34 का आंसर, बिना पढ़े मत दे देना।
ध्यान से पढ़ के तब आंसर दो, पनवेल नहीं निकलना है आपको। पढ़ लो पहले, ध्यान से समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, तब आंसर बनाओ। कौन सा होगा? दो बार कम से कम उसको तो रीड ही कर लो, यहां तक रीड कर लो दो बार ध्यान से। एबीसी फैशन provides early access of exclusive design to its exclusive customers, कि ये डिजाइन सबसे पहले हमारे एक्सक्लूसिव कस्टमर्स को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अरे अब कैसे आ गया? सर यहां पे अगर वो लिखा होता एयर इंडिया लॉन्चेस वाला, तो हम बता भी देते। हाँ, चलो इसको पहचान के बताओ। अब ये तो पहचान ही लोगे, ध्यान से पहचानना। 35, ये भी क्या है? एक बच्चा तो डर ही रहा है डी बोलने से पहले। पढ़ लो एक बार, पढ़ के इस बार बताना। अच्छा, डी होगा। कैसे पहचाना आपने? यस, यस भाई, प्रीमियम कस्टमर्स को आप सर्विस देते हो, जैसे लॉन्चेस देता है, तो वो चेक करेगा ना कितनी फ्लाइट्स फ्रीक्वेंट फ्लायर हो आप। वैसे यहां पे भी कह रहा है रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये हो चुका है, इसमें बताओ। डी, ये बताओ। ये बताओ। आइडेंटिफाई द वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनीज, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। माइकल पोर्टर। 1 पॉइंट गायब है, तब भी ऑप्शन दे रखा है 3। और तुमने भी डी पता नहीं क्या सोच के बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। नहीं, ऊपर था, यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ तो ये ऊपर लिखा हुआ ना 2 पॉइंट, तुमने 3 बोल दिया। यहाँ के टेक्निकली क्या सही होना चाहिए? क्या इमेजिन कर रहे हो? एजम्पशन देखो। 44। प्रीमियम, प्रीमियम प्राइसेस। ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। देखो ये भी, ये देखो ना, आपने 3 बोले थे ना, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, इसमें बस कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसको जरा एक बार पढ़ के इसमें स्ट्रेटजी बताओ कौन सी लगेगी माइकल पोर्टर की। माइकल पोर्टर की कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, जल्दी से बताओ। सोहन बिलीव इन मेकिंग प्रॉफिट थ्रू सेलिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, हेंस ही बिलीव्स इन चार्जिंग लेसर प्राइस। लेकिन रमेश क्या कह रहा है? हायर प्राइस पे बेच रहा है, क्रिएट करना अपनी इमेज एक्सक्लूसिविटी। दोनों बताओ क्या क्या सोच रहे हैं? कौन क्या सोच रहा है? सोहन क्या सोच रहा है? रमेश क्या सोच रहा है? ठीक है, इसका फिर बता दो। इन्फेंट केयर, इन्फेंट केयर मतलब बच्चे, छोटे बच्चे।
प्रीमियम चार्ज कर रहा है लेकिन वहां प्राइस। फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फुटवेयर कंपनी है मोटा शूज। कौन सा फॉलो करना चाह रहा है? डिफरेंशिएशन। ये बताओ 13। रोहित। केमिस्ट शॉप है, मेडिकल स्टोर, सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद में है। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज रोहित कैन बिल्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर मेडिसिन? हाँ वही सस्टेनेबिलिटी उसकी। इनको बता दो कौन सी पोर्टर की स्ट्रेटजी इनके लिए सही रहेगी। Genex is a company that design, manufacture, sells computer hardware and software. Genex is a well known for its innovative products that has helped company to have advantage over its competitors. It also spend on large scale development and conserve innovative software. Often the unique feature of their product. हाँ बस ये लाइन पढ़ के तुम आगे पढ़ो ही मत, यही that are not available with their competitors help them gain competitive advantage. तो कौन सी एडवांटेज, कौन सा ये पकड़ रहे हैं? आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी पहले पूछ रहे हैं। एडॉप्टेड गेन कौन सी स्ट्रेटजी लगाई इन्होंने? इसमें बताओ। रोहित run charitable organization for promoting sports in the country. His organization conduct regular free training camp for youth interested in playing cricket, football, hockey. Many of his trainees reach national level. Rohit noticed that IPL tournament there is increasing trend of similar format and sports as well. He wishes to know the how the development going help is industry opportunities and threats. मतलब IPL के फॉर्मेट में इंडिया में क्रिकेट में क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं? अलग अलग हो सकता है, वो सीजनल है, वो एक सीजन में एक साल में एक बार आता है, तो इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से इस चैप्टर में टोटल जितने टॉपिक्स थे वो आपके 5 टॉपिक्स थे और वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और जितने और भी टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं अब? 5 टॉपिक्स हैं। 1 मिनट, आपका ब्रेक नहीं है क्या? 1 मिनट रुको रुको। ब्रेक है तो सही इसमें। तीन से ये किसने बोला? अच्छा, मैंने तो नहीं किया प्रूव। चलो ये कर लेना, इसको पूरा रिवाइज करके, और इसके जितने पॉइंट्स हैं वो कवर कर लेना, A to Z जितने पॉइंट्स हैं। तो चैप्टर 1 आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 3, ये 2 चैप्टर्स आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। अब आपका बचा हुआ है सिर्फ क्या, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ठीक, इसको रिवाइज करके आपका काम खत्म हो जाएगा, फिर आपका काम शुरू होगा। इसके बाद आप करोगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 और फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 5, और इस तरह से पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? और रिवाइज करो, क्योंकि अभी मैंने जैसे देखा तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, जबकि चैप्टर नंबर 3 इतना इजी चैप्टर था। चाहे उसके पोर्टर एनालिसिस वाले जितने पॉइंट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो सब आपको याद थे पहले, लेकिन आज देख रहा हूं कि आपने, मुझे लग रहा है उसको देखा ही नहीं जिस दिन से पढ़ने के बाद से, उसमें से कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। अब ये अंजाम होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी।
तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं, रिवाइज करना। और ये स्ट्रेटजी मत लगाओ कि लास्ट में जैसे पढ़ाई हो जाएगी तो लास्ट में इसको मैं रिवाइज करूंगा। लास्ट में सिर्फ प्रॉब्लम होती क्योंकि लास्ट में इतना, ये जो है ना, इतना इतना बर्डन खड़ा होगा आपके सामने। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो दूसरा टेंशन देगा, फिर इस तरह दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी साथ में अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो जो समझदार हैं वो मेरा इशारा समझे और इसको प्रॉपर क्या कर लें, रिवाइज कर लें। नहीं तो देखो, जैसे आज आप भूल रहे हो, एग्जाम में जब भूलोगे ना तो वहां भूलने की कोई सजा ही नहीं है। मतलब बेसिकली बैकअप लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है वहां पे, क्या, नेक्स्ट अटेम्प्ट। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना आप। तो इसको रिवाइज कर लेना टाइम निकाल के, जैसे भी। बेसिकली संडे भी होता है, संडे को क्लास है। किसकी क्लास है? अच्छा, किसका? संडे को? अच्छा, इस संडे है ना? हर संडे टेस्ट है? शेड्यूल आया क्या टेस्ट का? टेस्ट का हर संडे है टेस्ट? तो ठीक है, करो तैयारी पे टेस्ट की।